नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर्स के वीर गाथा के एक नए एपिसोड में। वीर गाथा एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम आपको देश के वीरों से मिलाते हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मेजर जनरल हर्षा कक्कर जी। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी। आपके बारे में सर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप आते हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं आपके बारे में, कई सारे लोग हैं जो नहीं जानते आपके बारे में। बट सर, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं जो आज तक शायद किसी को पता ना हो। बेसिकली 35 इयर्स सर्विस करी है आर्मी में। काफ़ी अप डाउन्स देखा है। मेरे फादर आर्मी में थे और जो बचपन में हम लोगों ने जो देखा, खास तौर पे जब मेरी मदर को कैंसर हुआ और फादर को उनको लेकर जाना था ट्रीटमेंट के लिए, मैं उस समय 7th स्टैंडर्ड में था, मेरा 6th स्टैंडर्ड में था, मेरा भाई 4th में थे। जनवरी का महीना था, उस समय स्कूल चल रहे थे, जनवरी फरवरी का महीना। हमें बैंगलोर में छोड़ दिया गया बाकी यूनिट के ऑफिसर्स के हाथों और उन्होंने हमारी देखभाल करी। और मैं बात कर रहा हूँ 1968 की, जब ना मोबाइल्स थे, ना टेलीफोन्स थे, सिर्फ पोस्ट कार्ड से मैसेजेस आते थे और खबर आती थी। और उस समय जो वहाँ के लोग थे, जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, जो उनके कोलीग्स थे, जिन्होंने हम 2 बच्चों को 3 महीने देखभाल करी। हम अपने ही घर में थे, कोई आके हमारे साथ रात को सोता अपना घर छोड़ के, कोई दोपहर का खाना स्कूल भेजता, कोई शाम को हमें अपने घर ले जाता कि हमें ये ना लगे कि हम अकेले हैं। और जो 3 महीने जो उन्होंने वो देखभाल करी, उससे मन में बन गया कि अगर कुछ करना है तो मेरे ख्याल यही एक करियर सही है जिससे कि आप वापस दे पाओ जो सर्विस ने आपको दिया है। और वो बेस था जिसके कारण मैं आर्मी में आया, और वही बेस था जिसके साथ मैंने अपनी पूरी सर्विस करी। यही कोशिश है, यही दिमाग में है कि आप किसी को उसी प्रकार मदद कर सको जिसे आपको मिली जब खुद ऐसे मजबूर स्थिति में थे। यस सर। सर, आपने एक स्ट्राइब नाम से शुरू करा है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च एंड वेटरन एम्पावरमेंट। सर, ये पहली बात तो आप हमें बताइए कि ये है क्या, इसके पीछे, इसको शुरू करने के पीछे कारण क्या है, मोटिव क्या है इसका? ये बेसिकली लखनऊ के अंदर हम लोगों ने मिलके एक थिंक टैंक शुरू किया है। इंटेंशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे वेटरन कम्युनिटी ऑफिसर्स की और बाकी लोगों की एक काफ़ी मजबूत कम्युनिटी है, और जो अगर हम मिल के गिने तो जितने सालों की हमारी सर्विस है लखनऊ के अंदर, जो वेटरन्स हैं वो अनगिनत हैं। हर रैंक के हैं, हर आर्म सर्विस के हैं। तो हमारा इंटेंशन ये था कि क्यों ना सब इकट्ठे होके अपना दिमाग लगा के कुछ आगे सोचे, देश के लिए, स्टेट के लिए, हमारे वेटरन भाइयों के लिए, बेसिकली जो सर्विंग है उनके फायदे के लिए। तो उसी लिए हमने ये एक थिंक टैंक क्रिएट किया। 2-3 साल हो गए, अब ये थिंक टैंक अपने आप पे खड़ा हो गया। काफ़ी वेबिनार्स किए हैं, काफ़ी सेमिनार्स किए हैं, यहाँ तक कि जो लोकल आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, सेंट्रल कमांड, उसने भी रिकग्नाइज किया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें आइडियाज़ के साथ सपोर्ट कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस दे सकता है, जिससे कि अगर हम लोग अपने आप के बीच के अंदर इन्फ्लुएंस ना हो। और ये अब ऐसा सेट हो गया है कि बाहर से कॉल्स आ रहे हैं कि आप हमारे लिए ये कंडक्ट कीजिए या वो कीजिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा कदम है शहर के लिए, और मेरे ख्याल ये अब बढ़ता ही रहेगा। यस सर, मैंने सर आपके काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं। सर, आर्टिकल्स लिखना सर ये शौक कहाँ से पड़ गया आपको कि आप आर्टिकल्स लिखने लगे? मेरा एक टेन्योर था कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में, जहाँ पे मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में था। वहाँ पे मैंने कुछ लिखे आर्टिकल्स, इनिशियली बेसिकली लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर।
तो जब वो अप्रिशिएट हुए और अलॉन्ग उसके साथ साथ मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के सेमिनार्स में अपने आर्टिकल्स भेजे और फिर वहाँ जाके अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, तो वहाँ से थोड़ा बहुत शौक शुरू हो गया। और ये जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर ही नहीं पर कनाडा में भी एक कोर्स किया है नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ का, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई है। और अगर आप सोचो कि लिखना आसान है, नहीं, क्योंकि हर जो आर्टिकल निकलता है उसके पीछे कम से कम 4-5 घंटे एनालिसिस, रीडिंग, समझना, ये सब होता है। और आखिरी में जब पिक्चर फ्रेम होती है तब जाके आर्टिकल निकलता है। सर, जो ये आपने कनाडा से जो आपने कोर्स करा था, सर आप पहले इंडियन डिफेंस से थे जिन्होंने ये कोर्स करा था? इससे पहले मेरे से वहाँ पे कनाडा के अंदर 2 कोर्सेज होते हैं जो मेन उनके कैनेडियन फोर्सेस कॉलेज में, एक होता है स्टाफ कॉलेज और एक होता है नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। स्टाफ कॉलेज में पहले ऑफिसर्स गए थे, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में मैं पहला ऑफिसर था जो उसके लिए गया था। तो सर वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? ये था कि इंडिया से होने के कारण जो एक्सपोजर हमारे पास है वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा है। एक इंसिडेंट से आपको समझ आ जाएगा, या दो इंसिडेंट्स बता देता हूँ। पहला था कि उन कैनेडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ने आके हमें एड्रेस किया। जब लेक्चर ख़त्म हुए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस निकले, उसके बाद मैं खड़े होके मैंने क्वेश्चन पूछा कि जब तक आप दुरंत लाइन को रिजॉल्व नहीं करोगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के अंदर कोई क्लियर कट सल्यूशन नहीं निकलेगा। उन्होंने मेरी तरफ देख के पूछा, आप कनेडियन तो नहीं हो? हम लोग सब सूट में थे। मैंने कहा नहीं, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। कह रहे क्योंकि कनेडियन वाले को कभी ये समझ नहीं आएगा। और दूसरा था कि उनके सीडीएस से मेरा इंटरेक्शन हुआ। उनका एक ही सवाल था मेरे लिए कि इंडिया के अंदर कोई सिख फैमिली नहीं है जिसका एक मेंबर आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है। कह रहे मेरे पास वैंकूवर में 1 मिलियन सिख्स हैं पर उनमें से एक भी कैनेडियन फोर्सेस में नहीं है। हमने क्या गलती करी है? तो ये जो डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है काफी है। यस सर। सर ये मोजाम्बिक्यू में जो आपने सर यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे सर, उसका भी हिस्सा रहे थे आप, तो सर आपका रोल क्या था उसमें? यूएन पीस कीपिंग में उस समय हम ऑब्जर्वर्स थे। हमारा टास्क था कि जंगल्स के अंदर या जहाँ पे उनके मिलिटेंट्स या रेबल फोर्सेस थे उनके इलाकों में कैंप इस्टेब्लिश करना। कुछ जगह के ऊपर हमसे हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करते थे क्योंकि लैंड माइन्स कहाँ है, कौन सा इलाका खुला है लैंड माइन से। सो बाय रोड मूवमेंट खतरे में था, तो हम लोग को बाय हेलीकॉप्टर ले जाते, कैंप्स इस्टेब्लिश करते, और कैंप इस्टेब्लिश करने के बाद तभी उनके जो लोकल रेबल्स थे वो हमें रास्ता दिखाते नियरेस्ट टाउन के लिए। तो सर उस कैंप्स के अंदर रेबल्स आके अपने वेपन सरेंडर करते और उनका फिर वहां पे देखभाल होना था जब तक कि पीस टॉक्स कंप्लीट ना हो। यस सर। तो सर वहाँ जो आपने ये ऑपरेशंस में पार्ट लिया, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर आपका? उधर एक मेजर एक्सपीरियंस रहा है। एक कैंप मेरा कैंप था जो हमने शुरू में एस्टैब्लिश किया। मैं करीब हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर गया। वापस जैसे हेलीकॉप्टर से लैंड किया, उधर देखा कि एक माहौल म्यूटनी का माहौल सा बना हुआ है। जो बाकी ऑब्जर्वर्स थे और जो सपोर्ट स्टाफ थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो यूएन फूड एजेंसीज के थे, वो सब अपने टेंट में बंद थे और बाहर रेबल्स से हथियार लेके खड़े थे रिवोल्ट में। घबराहट थी कि अब हम कैसे संभालें इस सिचुएशन को। तो मैं उस समय टेंट में गया, एनालिसिस किया, उनसे बात करी और एक इंटरप्रेटर को अपने साथ लेके बाहर निकल गया। किसी को जाना था आगे बात करने के लिए। और हम लोगों का एक्सपीरियंस है क्योंकि सर्विस के अंदर चाहे वो असम एजिटेशन हो चाहे कहीं हो, इंटरैक्शन जहाँ पे अनरूली इंटरैक्शन है वो होता रहता है जिंदगी में। वहाँ गया, कुर्सी ली, बैठ गया, अपने आप को बाहर की तरफ दिखाया कि कूल काम हो। एक तो लैंग्वेज नहीं समझ इतनी, दूसरा कल्चर में बहुत फ़र्क है, उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क है। तो उनके लीडर को बुलाया, बैठाया, बात करी, करीब 3-3.5 घंटा बात हुई। उनके प्रॉब्लम समझा, उनको बता दिया कि क्या होगा। और अगले
कुछ घंटों में सब डिसॉल्व हो गया। उसके बाद मुझे यही समझ आया कि अगर आपने इन लोगों को संभाल के रखना है और अंडर कंट्रोल रखना है तो इनको प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिहाज से करना पड़ेगा। उनको सुबह उठा के पीटी में भगाना, उसके बाद क्लासेस करना, उसके बाद बगीचों में भेजना काम करने के लिए, शाम को गेम स्पोर्ट्स कंपटीशन, और रात तक उनको इतना थका देना कि वो रात को सो जाए। तो ये जो रूटीन फॉलो किया, अगले 6-8 महीने के लिए मैंने ये रूटीन रखा। और जिस दिन मैं जा रहा था वापस इंडिया आने के लिए, कैंप छोड़ रहा था, यही लोग जो पहले दिन रिवोल्ट पे खड़े थे, इकट्ठे होके एक फेयरवेल परेड सा करके उन्होंने मेरे को सी ऑफ किया। तो ये जो फीलिंग आई कि आप लोगों को बदल सकते हो, मेरे ख्याल उससे अच्छा कुछ आ नहीं सकता। सर 35 ईयर मतलब आपका आर्मी में भी एक्सपीरियंस रहा है सर। इंडियन आर्मी के अंदर जब आपने काम करा है तो इसमें आपका कौन सा बेस्ट पार्ट रहा है जो शायद आप कभी भुला नहीं सकते? कोई टाइम नहीं होगा जो बेस्ट पार्ट नहीं होगा, पर डेफिनेटली हमेशा किसी को भी पूछो बोलेगा कि जब यूनिट में कमांड करते हो यूनिट को, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सर्विस। क्योंकि उस समय आप हर एक बंदे के साथ 1 to 1 हो, जिम्मेवारी आपके कंधे पे है, और ये लोग जो काम कर रहे हैं उस समय आपके नाम के ऊपर काम कर रहे हैं। 3.5 साल यूनिट कमांड करी, और जब छोड़ी यूनिट 3.5 साल में ऊपर वाले की दुआ है कि ना कोई एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, क्योंकि और सबसे कठिन इलाके में थे नॉर्थ ईस्ट में, वलोंग के आसपास। 8-8 घंटे का रास्ता होता था नीचे आने के लिए, कभी लैंडस्लाइड, कभी ब्रिज उड़ जाना उसके कारण, ये फ्लड्स के कारण या बारिश के कारण, कभी टेररिस्ट एक्शन था नीचे की तरफ जब हरकत है। पर टचवुड ऊपर वाले ने सही रखा कि कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई एक केस नहीं कि आदमी को मतलब ऐसा दुखी हो गया कि वो छोड़ के भाग गया, कुछ नहीं। तो ये जो फीलिंग आई है कि आप और यूनिट के जो लोग हैं उनके साथ जो आपका बॉन्डिंग रहा है, और वो आज तक है। अभी भी अगर कोई किसी की बेटी की शादी है या बेटे की शादी है या वो कार खरीदता है, पहला काम रिंग करता है और बोलता है कि आपका आशीर्वाद चाहिए, ये होने वाला है। तो ये जो बॉन्डिंग उस समय क्रिएट की, मेरे ख्याल वो जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। सर आपने 35 मतलब 35 साल से ज़्यादा आर्मी में काम करा है। काफ़ी सारी बदलाव भी देखे होंगे आपने आर्मी के अंदर, सरकारें बदली, कई सारे चीज़ें उसमें चेंज हुए। सर आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि इंडियन आर्मी में भी चेंज करना चाहिए, कोई चेंजेस लाने चाहिए? आपके हिसाब से अभी कोई ऐसा चेंज जो आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में हो? आर्मी में चेंजेस रेगुलरली आते रहते हैं, और वो जो चेंज जो आ रहे हैं वो बेसिकली जैसे जो आ रहे हैं फौज के अंदर, जैसे एजुकेशन लेवल्स बढ़ रहा है, जैसे सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है, वो आ रहा है। जो बेसिकली हमें चेंज चाहिए वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आजकल ऑफिसर स्ट्रेंथ कम हो गया, जिसके कारण जो कांटेक्ट रहा है ऑफिसर और डाउन द लाइन का, वो थोड़ा सा फासला बढ़ रहा है। वो अगर फासला बढ़ेगा तो आर्मी के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो वननेस है, वो कम होगी, और उससे सक्सेस नहीं आएगा। ये वापस आना है, और ये जरूरी है कि जो बॉन्डिंग ऑफिसर की, जवान की, जेसीओ की, जो एक बिलीफ है कि हम एक दूसरे को अपने माँ बाप से अच्छा, अपने भाई बहन से अच्छा जानते हैं, मेरे ख्याल वो वापस आना बहुत जरूरी है, और वो कोशिश वही हो रही है अभी कि उसको वापस लाए। सर इन सब चीज़ों से हटके अगर मैं बात करूं आम पब्लिक की, इनके दिमाग में एक सवाल रहता है हमेशा से कि जो इंडियन डिफेंस में लोग होते हैं, जो बड़े लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग कभी फ्रैंक नहीं होते, आपस में हंस के बात नहीं करते। ऐसा मतलब एक डर है इनके अंदर कि ऐसे बड़े रैंक पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और नॉर्मल पब्लिक से बात नहीं करते, खुश नहीं रहते। वो मेरे ख्याल एक बहुत गलत फहमी है। हम इसी सोसाइटी से आए हैं। इतना है कि 16 साल की उम्र में ट्रेनिंग में गए तो यूनिफॉर्म पहनी, चाहे शुरू में खाकी, उसके बाद ओजी। 35-40 साल चाहे अगर आप पूरा ट्रेनिंग में ला लो, उसके बाद वो यूनिफॉर्म निकाल दी
वो अलमारी में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और वापस उसी सोसाइटी में गए हैं। ये गलत है सोचना कि हम अपने आप को कुछ डिफरेंट समझते हैं, क्योंकि हम वहीं से आए हैं, वहीं वापस गए हैं, उन्हीं लोगों के अंदर गए हैं। हाँ, फर्क है। फर्क ये है कि हमारे लिए देश पहले है, उस समय था, अभी भी है और कल भी होगा। हमारे लिए सब रिलीजन्स एक है, क्योंकि हमारे साथ हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड का आदमी ने साथ काम किया। अगर कोई उसको अलग करेगा तो वो हमें पसंद नहीं है। हमें ये नहीं लगता कि कोई हमसे डिफरेंट है और हम किसी और से अलग हैं, क्योंकि हमने देखा वही है। चाहे वो जो जवान खा रहा है वही खाना हम खा रहे हैं, जहां वो बैठा है हम वहीं बैठे हैं, जहां वो रहा है हम वहीं रहे हैं। तो ये जब हम बाहर आते हैं ये फर्क बहुत दिखता है। और जैसे जब लद्दाख का चल रहा था, सिविल सोसाइटी में बहुत कम बातचीत थी कि इंडियन फोर्सेस क्या कर रहे हैं। तो उस समय लगता है कि आपने जो 35 साल दिए और आज जो दे रहे हैं, क्या हमारे लोग उनकी तरफ वही नजर से देख रहे हैं जो हम वेटरन्स उनकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कर क्या रहे हैं। हाँ, इस मामले में बोलोगे तो जरूर फर्क है, पर अगर कोई और है तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी वहीं जाएंगे, हम भी उसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और हम वहीं उसी बाजार में शॉपिंग करेंगे। कोई फर्क तो है नहीं। और हम उसी सोसाइटी से बाहर गए हैं, उसी सोसाइटी में वापस आए हैं। पर यस, सोच विचार में थोड़ा फर्क है, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। सर, अगर एक थोड़ा सा हटके सवाल पूछूं मैं, इन सब चीज़ों से मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपके पास जादू हो, अगर जादू हो और आपको चुटकी बजा के कोई बदलाव लाना हो समाज में, तो आप वो चुटकी किस लिए बजाओगे? चुटकी ये बजाऊंगा कि समाज के अंदर डिसिप्लिन आए, सेक्युलरिज्म समझ आए कि हम अलग नहीं हैं, चाहे जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा फेथ है, सब एक है। हम इंडियंस फर्स्ट हैं, बाकी अलग है। अगर ये मेरे ख्याल हम में से हर के अंदर आ जाए तो इस देश को कोई रोक नहीं सकता। सर, ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी जो आपको लगता हो कि अभी अधूरी है, जो आप चाहते हो पूरा करना, ऐसी कोई ख्वाहिश? मैंने कभी जिंदगी में गाना गाया नहीं, ना कोशिश करी है, पर लग रहा है एक दिन जरूर करूंगा। पर उसके अलावा जितना मुझे सर्विस ने दिया, मेरे ख्याल मेरी ख्वाहिश से काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे फादर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए, और जब मैंने कमीशन होके उनको सल्यूट किया, मेरे ख्याल वो सही था। और जब मैं कर्नल बना, उनको बहुत खुशी थी। जब मैं ब्रिगेडियर बना तो उस समय घर आए थे आखिरी बार। पर जो उनको प्राइड मिली मेरे सर्विस में और मेरे रैंक्स के साथ, मेरे ख्याल उससे ज़्यादा खुशी और क्या चाहिए। सर, आप काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं सर। फादर के साथ सर आपकी सबसे प्यारी जो यादें हों, जो आप हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहें? उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे जब मैं एकेडमी ने मैंने 6 महीने ड्रॉप किए, तो उस समय लगा कि मैं छोड़ूं। मेरे फादर आए मिलने, उन्होंने मेरे को कन्विंस किया कि ये एक सेटबैक है, पर इससे अगर सीखोगे तो आगे जाओगे, अगर नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। मेरे ख्याल जो उन्होंने सपोर्ट दिया, खास तौर पे जब भी मैं डिफिकल्ट टाइम में था, मेरे ख्याल और कहीं से नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं आप। ऐसा लगता है सर सबसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट शायद पापा से ही रही है आपकी। सर, आज के ज़माने में सर, हाँ बोलिए सर, आज के ज़माने में जो यूथ है हमारी, छोटी छोटी परिस्थितियों से पीछे हट जाती है। अगर बात करें हम इंडियन डिफेंस में, तो इंडियन डिफेंस में सर आपके सामने जंग हो रहा है, कई सारे आपके साथी जो है शहीद हो रहे हैं आपके सामने, आंखों के सामने। लेकिन एक जज्बा होता है, एक वर्दी का जज्बा होता है कि हमें आगे जाना है, हमें लड़ना है,
हमें देश के लिए लड़ना है, हमें अपने शान में कोई वो नहीं चाहिए, कमी नहीं चाहिए। तो सर ऐसा जज्बा जब एक इंडियन आर्मी के अंदर होता है, एक जवान के अंदर होता है, तो सर वो जो जज्बा जीतने का होता है, शायद वो आज हमारे देश के लोगों में नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है छोटी छोटी बातों पर पैर पीछे खींचने लगते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं वही कहना चाहूँगा जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि जरूरी है ये समझना कि जिंदगी एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है। जिंदगी में हर कदम पे आपको कठिनाई आएगी, आपको चैलेंजेस आएंगे, कुछ आप पार कर पाओगे, कुछ पे आपको रुकावट आएगी, कुछ पे आपको पीछे चलना पड़ेगा। डिसीजन आपका है। अगर आप इन रुकावटों से के सामने लड़ने को तैयार नहीं हो, अगर आप अपनी कमियों को पहचानने को तैयार नहीं हो, कमियों को दूर करने को तैयार नहीं हो, आप जिंदगी में कभी सक्सीड नहीं करोगे। हम सब, आप, मैं और तकरीबन हम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम ना जीनियसेस हैं, ना हम मेंटली अनस्टेबल हैं। हम लोगों की लाइफ एक लाइफ है ऑफ ब्लॉक्स, हम लोगों की लाइफ है ऑफ स्ट्रगल, और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते रहेंगे। जब तक आप उनको खड़े होके उनको चैलेंज करके आगे नहीं निकलोगे, आप कभी नहीं सक्सीड करोगे। जहां पे आपने हार मानी वो आपका आखिरी स्टेप होगा। जहां हार नहीं मानी, आपने अपने आप के अंदर कमियां महसूस करी, अरेस्ट करी, ओवरकम करी, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। हम सब के साथ हुआ है। हर कहीं ना कहीं जिंदगी में ब्लॉक्स आए हैं और उसको ओवरकम किया है, और ये आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आप लोगों की उतनी ही कठिन होगी। आप चाहे जो भी प्रोफेशन लो, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, और जब तक आप उनको ओवर नहीं करोगे तो आपको चांस नहीं है आगे जाने का। सर सब किसी के कोई ना कोई आइडल होते हैं। अगर कोई फिल्म बनाना चाहता है तो उनके भी कोई जो अभिनेता हैं वो आइडल होते हैं। कोई इंडियन डिफेंस में जाता है तो उनके डिफेंस से रिलेटेड कोई जो है पर्सनल होते हैं, वो उनके आइडल होते हैं। हर जिस फील्ड में जो जाना चाहता है उस फील्ड में कोई ना कोई उनका आइडल होता है। सर आप आर्मी में गए, इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचे, आपने कभी किसी को अपना आइडल बनाया? मेरे फादर ने बहुत कुछ सिखाया था, क्योंकि वो भी आर्मी में थे। बेसिकली ऑनेस्टी, आदमी का देखभाल, घर के अंदर, मतलब जिस प्रकार से मैंने उनके यूनिट के लोगों के साथ, अभी भी मेरे ख्याल एक हवलदार है, पॉसिबली वही अकेला जिंदा होगा, मेरे फादर के साथ सर्व किया था 62 में। मैं तो उस समय 5-6 साल का था, तो मुझे खुद याद नहीं है, पर हर 2-3 हफ्ते बाद मेरे को फ़ोन करता है या मैं उसको फ़ोन करता हूँ। वो भी 95 के हैं। तो वो जो उन्होंने सिखाया था, और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया था कि किस प्रकार से आप लोगों के साथ डील करो, किस प्रकार से अपने जवानों के साथ डील करो, किस प्रकार के अपने सीनियर्स के साथ डील करो, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, बाकी कुछ बहुत सिखाया था। और हर कदम के ऊपर मेरे ख्याल कहीं ना कहीं उनकी बातें दिमाग में आती रहे, वो बहुत फ़र्क हुआ। पर डेफिनेटली शुरू में जब एकेडमी ज्वाइन करे तो फील्ड मार्निंग शॉन तो स्टैंडर्ड तकरीबन हम सब के सामने एक मिरर था, एक सॉर्ट ऑफ स्टेप था कि आखिरी कदम अगर कहीं पहुंचना है तो उनके लेवल तक। पर वही है कि पॉसिबली एक पहुंचेगा, बाकी तो कोई नहीं। सर जैसे कि बचपन में आपने बताया कि आपको मोटिवेशन मिली थी, आपने जो देखा वहां से आपको मोटिवेशन मिली कि इसी फील्ड में जाना है। बचपन की आपकी यादें भी थी कि जब आपको जहाँ रहते थे आप, वहाँ जो डिफेंस के लोग थे उन्होंने आपको जैसा वो दिया, अपनापन दिया, वो आपकी मेमोरी भी थी। आप अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बताते कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी? सेकेंड जनरेशन फौजी हूँ। 9 स्कूल, शहर अगर मैं गिनूँ तो शुरू करूँ तो मैं रायगढ़ मध्य प्रदेश जहाँ पे पैदा हुआ था, मेरे ग्रैंडफादर थे, फादर फील्ड में गए बाद में। उस समय जैसे आजकल सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है नहीं थे, तो मैंने स्कूलिंग वहाँ से शुरू की, नर्सरी।
9 स्कूल पूरे देश में फैल के, बेसिकली बैंगलोर, रानीखेत, नैनीताल, सागर मध्य प्रदेश में, मुंबई, बैंगलोर, ये सब जगह मैं पढ़ चुका हूँ। तो 11वीं करी है, और 11वीं और दो क्लास और पहले ले लो, नर्सरी, केजी, प्राइमरी, जितनी गिननी है उन सब को मिला के 9 अलग अलग स्कूल, तो आप सोच लीजिए। सर डिफेंस के लिए जब आप गए थे ट्रेनिंग में, आपने ट्रेनिंग कहाँ से करी थी डिफेंस की? खड़गवासला, हाँ, पुणे, एनडीए। यस। और सर अभी जो आप लखनऊ में कर रहे हो, अभी आप जहाँ देश के डिफेंस लाइन में काम करके आके फिर देश के लोगों के लिए, जो जवान हैं उनके लिए ही आप लगे हुए हो अभी। सर ये आप साबित कर रहे हो कि एक जो देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, एक बार अगर कोई सेना में भर्ती होता है तो वो जज्बा उसके आखिरी सांसों तक रहता है, जो आप आज भी कर रहे हो वेटरन्स के लिए। सर ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जो दिखाता है हमें कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप अंत तक जुड़े रहोगे उसके साथ, जो आप कर रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा सीख मिलती है। कोई शक नहीं है, क्योंकि सर्विस या जो बॉन्डिंग हमारी हुई है एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसी आम का हो, किसी चीज़ का हो, कहीं मिलेगा और बोलेगा कि साहब मैं ये था। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम ही हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। और कोशिश वही है, कोशिश है कि जो हमको सर्विस ने दी, हम सर्विस को भी वापस दें, बेसिकली थॉट प्रोसेस के साथ, एनालिसिस के साथ, जिससे कि उनको फायदा हो। तो बेसिकली वही कनेक्टिविटी है, क्योंकि इंटेंशन है कि हम जितना 35 साल में एक्सपीरियंस गेन किया उसको क्यों वेस्ट करें, उसी को इस्तेमाल करें वापस देने के लिए। ओके सर। अब सर स्ट्राइप जो है सर, इसमें सर कितने वेटरन्स जुड़े हुए हैं अभी? अभी जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 10 हैं, उसके अलावा और 10-12 और मेंबर्स हैं, और धीरे धीरे अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। हम एक्सपैंड स्लोली कर रहे हैं, क्योंकि जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतने और लोग ले सकते हैं। सर कोई ऐसा डिफेंस का इंसान जिसको सर आप प्रेफर करोगे कि हमें जो है उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो अभी आप जो है डिफेंस सेक्टर में जो है अभी काम कर रहे हैं? जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हैं, और जितने एक्सपर्ट्स हो चुके हैं उनके साथ इंटरैक्शन होता ही रहता है, थॉट्स चेंज होती रहती है। जब हम वेबिनार्स करते हैं स्ट्राइव की तरफ से, तो एक्सपर्ट्स को डिफरेंट फील्ड्स के, डिफेंस ही नहीं, कुछ पुलिस फील्ड हो, चाहे आईएएस के हो, चाहे सिविल फील्ड्स में हो, सब्जेक्ट के लिहाज से उनसे इनपुट्स लेते हैं, और वो हम लेते रहेंगे, क्योंकि इंटरैक्शन हमें चाहिए सबसे। कि अगर आपने कुछ क्रिएट करना है, कुछ थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है, तो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स चाहिए। हम हर चीज में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते। तो और हमें ये मानना चाहिए कि हमारे से अच्छे भी लोग हैं नॉलेज में, और उनसे अगर लेंगे तो हम तभी सीखेंगे। तो वो हम कर ही रहे हैं। सर आपने बताया कि आपकी ख्वाहिश है गाना गाने की, और कब गाएंगे आप? अभी तो अब ख्वाहिश है, अभी तो कहीं ना कहीं तो ख्वाहिश पूरी करेंगे। यस सर। तो आपने कभी गाना नहीं गाया सर? नहीं। और सर शौक किस चीज के हैं आपके, जो सबसे ज्यादा आप करते हैं? मतलब नहीं, मैं थोड़ा गोल्फ खेलता हूँ, और वो आपके बगल में मेरा सैक्सोफोन पड़ा है, मैंने वो भी अभी शुरू किया है सीखना। यस सर। तो इसका शौक है सर आपको, सैक्सोफोन का और गोल्फ का, और गाने का है। गाने का शौक है सर? नहीं, शौक नहीं है, बट मतलब ये है कि जो चीज कभी जिंदगी में करी नहीं, ट्राई तो करनी चाहिए कभी। अगर मैं कहूँ सर अभी ट्राई कर? नहीं। 2 लाइन सर? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी किया नहीं है। उसके लिए तो पहले जब तक खुद नहीं म्यूजिक के साथ अपने आप ट्राई करो तो बहुत मुश्किल है। सर काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी ज्यादा आप इमोशनल भी हो गए आपके पिता की जब बात आई, तो काफी अच्छा लगता है जब हम किसी से बात करते हैं और वो
दिल से हमारे सवालों के जवाब देते हैं और खुद को कनेक्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है सर। आपसे भी बहुत अच्छा लगा मिलके बात करके, और इसी तरह से हम आप लोगों से नए एपिसोड में मिलेंगे वीर गाथा के। सर जो है हमारे साथ हर्षा कक्कर सर, ये अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जिन्होंने शायद इन्हें इमोशनल कर दिया, और हम इनसे अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद साहब।